नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हिंदी विषय की द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुआ है उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे पास सेट एफ है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस यूरोप महादेश में है। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन में से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आइए मेरा अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? तो रसीम वाजपेयी ने बिरजू महाराज का साक्षात्कार किया था। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। आइए हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है, अभिनयो क्या है? अभिनयो ईसाइयों का मठ है। आइए अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो यह हमारा है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन गुणाकर मूल्य ने किए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो व्यक्ति चित्र विधा है इनका। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार करने का कोशिश करती है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण है पारिवारिक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल धातु है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शिवम आ रहा हो किस काल का उदाहरण है? तो शिवम आ रहा हो यह भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि अभी जो बताए वह वर्तमान काल होता है और भविष्य के बारे में जो बताए वह भविष्य काल होता है, और शिवम आ रहा है यह भूतकाल है। प्रश्न संख्या हमारा 14 है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्या खाया यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो यह ऑप्शन में ही नहीं है जो व्यक्ति थे यहाँ। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो यह बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। यानी ऑप्शन जो हमारा डी है इनमें से सभी, तो यह ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की लड़कियां सुशील थी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, जिस वाक्य में एक क्रिया होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या अब 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो हमारा प्रश्न के अनुसार शुद्ध वाक्य है, किसी आदमी को भेज दो, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा होगा। आइए अब हम नेक्स्ट
प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन होता है। आइए प्रश्न संख्या हम 25 देखते हैं। संवेद से उत्पन्न होने वाला संवेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो स्वदेज है, स्वदेज है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ है कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो सधवा होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रजनी होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरंकुश होगा। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द निरंकुश होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फूंक फूंक कर पैर रखने मुहावरे का अर्थ धीरे धीरे चलना होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्करणी किसकी रचना है? तो पुष्करणी अज्ञेय की रचना है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो यह एक वृक्ष की हत्या की कहानी है। आइए प्रश्न संख्या हम 32 देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह सन 1991 में संग्रहित हुआ था। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से यह कविता लिया गया है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह पंक्ति लौट कर आऊँगा पाठ की है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम है जोसेफ रिल्के। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। लाइफ एंड सोंग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो यह रेनर मारिया रिल्के की रचना है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवाद का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो प्रयाग शुल्क है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को क्या समझता है? प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है? तो माँ समझता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान, तो दोस्तों हम जानते हैं कि प वर्ग के जितने भी आते हैं प वर्ग के अंतर्गत, वह सब ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। यानी प वर्ग में जितने भी आते हैं वो उस सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ल कौन सा व्यंजन है? तो ल अंतःस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 44। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्म की। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर आश्य। महाशय शब्द का संधि विच्छेद महाजोर आश्य होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व कहते हैं। आइए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है। क्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है? तो क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। आइए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है।
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा निम्न में से शुद्ध शब्द है वह अंताक्षरी है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्ह में विषमतावादी बोधक चिन्ह कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आई का उल्टा होता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कब? गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? तो यह अब पाकिस्तान देश के अंतर्गत आता है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तिहुपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोग। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। डटे विदेशी डांट सब बनियो देश विदेश। डटे विदेशी डांट सब बनियो देश विदेश। देश विदेश सपनेहु जिनमें न कहूँ भारतीयता लेख। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति स्वदेशी पाठ से लिया गया है। गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई थी? तो यह भारत माता पाठ का है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हुक्कार है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 58 है। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इसे हम शॉर्ट में स और ह कहते हैं। वात्स्यायन अज्ञे देखने को मिलता है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है? तो यह आधुनिक सभ्यता की दुर्दत्त मानवीय विभीषिका का वर्णन करती है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो यह 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। हक्स क्या है? तो यह वनस्पति वैज्ञानिक है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। आइए अब हम अगला प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत मराठी, नेपाली और नेवारी आता है, और हिंदी भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की
कहानी से लिया गया है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता अमरकांत की रचना है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो प्रभाव शब्द पुल्लिंग है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द तत्सम है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो यह करण कारक का उदाहरण है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का बहुवचन नदिया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्य होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब वह पद कहलाते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ निश्चित बोध दिखा रहा है कि यह जो है छोटा भाई अमित है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का यह उदाहरण है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो यह कैलाश ने कहा था। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो सात कोरी है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई थी? तो दलई बांध की टूटने की बांध कही गई थी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू है। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अम्माल ने पापति को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो मुनांडिप पटिट था। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो इसका आंसर होगा अपना काला ओढ़ना देखकर। यहाँ होगा अपना काला ओढ़नी देखकर। आइए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो वह खा चुका था यह भूतकाल का उदाहरण है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह उपसर्ग कहलाता है। यानी जो शब्द के पहले यानी मूल शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं।
सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुजान, सु जोड़ जान शब्द से सुजान बनता है, तो सुजान शब्द में सु उपसर्ग होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो समझौता शब्द में समझ जोड़ अवता, तो समझौता शब्द में अवता प्रत्यय होगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो उपेक्षा शब्द का विशेषण है उपेक्षित। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है, यानी दो अक्षरों को या दो शब्दों को एक साथ मिलाकर संधि बनाया जाता है, तो संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। परमेश्वर कौन समास है? तो परमेश्वर कर्मधारय समास है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। शिव पार्वती कौन समास है? तो यह द्वंद्व समास है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? तो पद बंध कहलाते हैं। तो यह हमारा द्वितीय खंड जो आज द्वितीय पाली में पेपर हुआ था हिंदी का, वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।